अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिटायर हो चुके हैं और आज उन्होंने एक अलविदाई खिताब किया है सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन से। और सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन से उन्होंने बातचीत की, काफ़ी दिल की बातें भी वहाँ पर की, आप दीदा भी हुए और ख़ुद को डूबते सूरज से जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तशबीह दी है और मुलाजमीन को साथ ये भी कहा है कि आपके लिए मुश्किल वक्त आने वाला है, आपने सब्र तहम्मुल से काम लेना है। आज बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का क्योंकि आखिरी दिन था और आज अदालती काम भी नहीं था, लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट का सेरेमोनियल हॉल है वहाँ पर चीफ जस्टिस की रिक्वेस्ट पर जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने तमाम मुलाजमीन को जो मुख्तलिफ ब्रांचेज में सुप्रीम कोर्ट के काम करते हैं, सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, आपको मालूम है। एक एडमिन साइड अलग है, फिक्सेशन अलग है, इंस्टीट्यूशन अलग है, सिविल की 2 ब्रांचेज अलग हैं और हर ब्रांच में बड़ी तादाद में जो लोग हैं, मुलाजमीन हैं, वो काम करते हैं। हमारे भी वहाँ पर कुछ दोस्त थे जिनसे हमारी बात हुई है। जब हमने उनसे पूछा कि वहाँ पर क्या क्या बातें हुई तो उन्होंने हमें मजमूई तौर पर, अगर मैं आपको बताऊं, तो यही बताया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज काफ़ी जज्बाती नज़र आए और ये आप कह सकते हैं क्योंकि एक तवील अरसा उनका सुप्रीम कोर्ट में गुजरा है। अगर मैं आपको वो जो मैंने टिकर्स फाइल किए थे वो पढ़कर बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अव्वल तो खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी और कहा कि आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े ही अच्छे गुजरे हैं और साथ उन्होंने कहा कि आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है और आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। और इसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, सबके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और फिर कहा कि आज मेरा सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन है, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। और दौरान खिताब काफ़ी ज़्यादा जज्बाती आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस हुए और वहाँ पर जो मनाजिर थे वो भी काफ़ी जज्बाती थे, जो वहाँ के शुरका हैं वो बताते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ आने वाला दौर जो है वो आपके लिए कितना मुश्किल होगा और बस यही कहूँगा कि सब्र व तहम्मुल से आपने काम करना है। और ये बेसिकली उनका आज का खिताब था। और जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, जो मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को, उसका भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो बहरान है ये भी टल जाएगा, बस हम लोग अपना काम जारी रखें। और साथ साथ बहुत से लोग ये कहते हैं क्योंकि वहाँ पर वो मौजूद थे, हम मौजूद नहीं थे, इस वजह से हम उनको ही कोट करके आपसे बात करेंगे। यही कहा गया है बहुत से 2 या 3 लोगों से जो मेरी बात हुई, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये बात कही है कि अब आइंदा आने वाला दौर काफ़ी कठिन होगा और मोस्ट प्रॉब्ली उनका इशारा जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ है। क्योंकि बहुत से लोग ये तवक्को कर रहे हैं, या तवक्को नहीं बल्कि बहुत से लोगों को ये डर है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के आने के बाद तब्दीली आएगी और ये तब्दीली जो है मस्बत भी हो सकती है और मनफी भी हो सकती है, क्योंकि उनका जो मिजाज है वो बड़ा मुश्किल है। उनके साथ काम करने वाले बहुत से लोग ये बात कहते हैं। बहरहाल हर शख्स का अपना मिजाज है, अपनी शख्सियत है। जस्टिस काजी फायज ईसा को हम तब ही परखेंगे जब वो बतौर चीफ जस्टिस कल अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे और उसके बाद बतौर चीफ जस्टिस हम उनको देखेंगे कि वो क्या कुछ कर रहे हैं और किस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं। माजी में उन्होंने जो मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके साथ उनकी नहीं बन पाई। चीफ जस्टिस थे जस्टिस साकिब निसार साहब, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। तो इन चारों के साथ ही जस्टिस काजी फायज ईसा की जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही और वक्तन फ़वक्तन हमने देखा जस्टिस काजी फायज ईसा ने इन सब के ख़िलाफ़ ही अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया और बरमला इजहार किया, ख़त व किताबत चलती रही। अब जस्टिस उमर अता बंदयाल जा चुके हैं और उनके रास्ते में कोई रुकावट हायल नहीं है, बस 12 बजने की देर है, फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और कल हल्फ उठाने के बाद तो बाकायदा तौर पर उन्होंने इशाइया थ्रो करना है अपने जो करीबी रुफ़का हैं उनके एजाज़ में। जजेस को भी दावतनामे पहुँच चुके हैं और वहाँ पर जजेस की फैमिलीज़ भी होंगी उस डिनर के अंदर, जो कल सेरेमोनियल हॉल में ही इम्कान है जिसका सुप्रीम कोर्ट में होगा। और उस जो आप कह सकते हैं जो डिनर है
उस डिनर के अंदर कोई तकारीर नहीं होती, वो सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि गेट टुगेदर होता है जजेस का, उनकी फैमिलीज का। अब आते हैं, मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में ये बात कही थी कि हम जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर पर एक नज़र दौड़ाएंगे। बतौर चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तकरीबन 1 साल 6 माह और कुल 14 दिन काम किया है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं, मैंने अब यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लिख रखा है, तो अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपको वो पढ़कर बता देता हूँ, मेरे लिए भी आसानी होगी, आपके लिए भी। और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। मिजाज में ठहराव है और लहजे में धीमापन, और 2 साला जो दौर था, बावजूद इसके उनका तकसीम, तनाज़ात और इख्तिलाफात से भरपूर रहा है। सियासी जमातों की तनकीद एक तरफ, साथ ही जजेस के साथ भी उनके इख्तिलाफात जो हैं वो मंजर आम पर आते रहे हैं। और उसके बाद अब आपको मैं ज़रा बेसिकली जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर आता हूँ। बतौर चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 2 फरवरी 2022 को ओहदे का हल्फ उठाने के फौरन बाद ही बड़े आईनी मुकदमात का सामना किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ इत्तेहादी जमातों की तहरीक अदम एतमाद को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक रूलिंग से खारिज किया, आप सबको मालूम है। और वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने असम्बली भी तहलील कर दी। चीफ जस्टिस ने उस मामले पर आज खुद नोटिस लिया था। अब देख कर पढ़ना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, हम ज़रा खुलकर बात करते हैं। आपको याद होगा जब सदर मुमलिकत ने असम्बली तहलील की, उसके बाद फिर जो मामलात हुए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने 12 मुख्तलिफ जजेस का इजलास बुलाया अपनी रिहाइशगाह पर, और उस इजलास में आज खुद नोटिस लेने का फैसला किया गया। रमज़ान का महीना था, मुझे अब भी याद है, और गालिबन पहला रोज़ा था, और सुप्रीम कोर्ट में उस रोज़ एक इफ्तार डिनर भी था। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद जस्टिस मकबूल बाकर के एजाज़ में था या जिसके भी एजाज़ में था, एक जो वज़ाई डिनर था वहाँ पर। और उससे कबल एक समात हुई, और उस समात के दौरान हमने देखा पीडीएम के तमाम वकला फारूक नाइक साहब की क़यादत में वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए। और बाद अज़ां फिर अदालत ने हुक्म दे दिया वहाँ पर असम्बलियाँ बहाल करने का, कुछ रोज़ के बाद, 2 या 3 रोज़ के बाद, और अदम एतमाद की जो करारदाद है उस पर वोटिंग का हुक्म दे दिया था। 9 अप्रैल की तारीख का तयन किया गया था चीफ जस्टिस ने, और यहाँ पर उन्होंने क्लॉक को रिवर्स किया था, यानी जो उस रोज़ कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी, उस रूलिंग को कलअदम करार देते हुए उन्होंने वापस जो घड़ी है वहाँ पर ला खड़ी की थी जहाँ पर रूलिंग दी गई थी। और अदालती हुक्म पर अमल दरामद की रात 9 अप्रैल को, आपको याद होगा, चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, हम भी वहां पर पहुंचे थे, और सुप्रीम कोर्ट की बत्तियां ऑन कर दी गई थी और दरवाजे खोल दिए गए थे। ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि इमरान खान साहब, जो आपको कहा गया है आप वो करें, अदरवाइज फिर हम यहाँ पर बैठे हैं और अदालत लगेगी रात 12 बजे। मगर इसी दौरान कुछ होता रहा, आपको मालूम है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक हेलीकॉप्टर आया और बहुत कुछ, वो खैर अलग एक टॉपिक है। लेकिन उससे मुतालिक भी कुछ हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आई है, वो आपके साथ अनकरीब शेयर करेंगे। बहरहाल जो वज़ीर आज़म हैं उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने पर जो है वो पीटीआई का हदफ भी बने जस्टिस उमर अता बंदयाल। आपको मालूम होगा, हम समेत बहुत सारे लोगों ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को तनकीद का निशाना भी बनाया था उस एक फैसले के बाद। उसके बाद एक दूसरा मुतनाज़ा फैसला जो था उनके दौर में, वो आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का था, जिसके बायस जो इत्तेहादी जमातें थीं उनको पंजाब हुकूमत खोना पड़ी थी। और इस दफ़ा नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं और दीगर जो जमातें हैं उनके निशाने पर आए थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। और इनके ऊपर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर, और वो था हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस की तश्कील का। और ये इल्ज़ाम जो है ये ना सिर्फ सियासतदानों ने लगाया, वकला ने लगाया, बल्कि उनके अपने साथी जजेस ने भी ये बात दोहराई, और एक से ज़ायद मरतबा ये बात की गई कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अपने ही हम ख्याल कुछ जजेस पर मुश्तमिल अहम आइनी मामलात जो हैं उनके हवाले से बेंचेस तश्कील देते हैं, जिसमें
زیادہ تر جو زبان زد عام نام رہے ہیں وہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے رہے ہیں۔ بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت سینئر ججز جو ہیں ان کا یہ شکوہ رہا ہے کہ ان سمیت کئی سینئر ججز کو جو ہے وہ بینچز میں شامل نہیں کیا گیا، ان کو نظر انداز کیا جاتا رہا اور یہ بھی معاملہ موضوع بحث بنا رہا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کے دور میں بار بار آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے خطوط کے ذریعے چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، اور ایک بات جو جسٹس عمر عطا بندیال ہیں ان کے دور میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے جسٹس عمر عطا بندیال کا ساتھ نہیں دیا ایز سینئر پیونی جج۔ اگر وہ ان کا ساتھ دیتے تو شاید آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی کارکردگی نمایاں ہوتی، بہتر ہوتی۔ جو اب ہے، جو لیگیسی وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس سے قدرے بہتر لیگیسی وہ چھوڑ کر جاتے، مگر شاید جو ان کے ساتھی ججز تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک کامیاب چیف جسٹس بنے۔ پنجاب میں 90 دن کا معاملہ، 90 دن کی آئینی مدت میں انتخابات کا ایک معاملہ تھا، آپ کو معلوم ہے، اور یہ غالباً 16 اپریل کو 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر مشتمل۔ میں اس وقت بینچ کے اندر موجود تھا جب یہ سماعت ہو رہی تھی۔ معاملہ تھا غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کا، اور یہ غالباً سی پی او تھے پنجاب میں، لاہور میں، اور اس کیس کے اندر اچانک سے الیکشن کمشنر کو بلایا گیا، وہ پیش ہوئے تقریباً 12 کے بعد، اور پھر معاملے کو کل تک یعنی اگلے روز تک مؤخر کر کے یہ کہا گیا کہ آپ دوبارہ یہاں پر آئیں، الیکشن کمشنر کو کہا گیا۔ مگر اسی دوران جب یہ فیصلہ آ گیا، اس کے بعد اچانک سے شام کو 2-3 آڈیوز آئیں۔ ایک آڈیو آپ کو یاد ہوگا، وہ انڈی بیل اکاؤنٹ سے آئی تھی، جسٹس اعجاز الحسن نہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جو ہیں سیکٹری چودھری پرویز الہی صاحب کے، ان کے درمیان، اور پھر وہاں پر چودھری پرویز الہی کی بھی مظاہر نقوی صاحب سے اپیرنٹلی وہاں پر مبینہ طور پر بات ہوئی۔ اور ایک آڈیو تھی جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں اور دوسرے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں عابد زبیری، ان کے درمیان، کیونکہ عابد زبیری صاحب اس کیس کے اندر وکیل بھی تھے، اور وہ اسی کیس سے متعلق بینچ کی تشکیل سے متعلق کوئی آڈیو تھی۔ خیر، جب یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا تو عدالت نے اپنا ایک مختصر حکم نامہ اس روز کی سماعت کا جو جاری کرنا تھا وہ جاری کر دیا، مگر اس حکم نامے میں اب سماعت آئندہ روز تک مؤخر نہیں کی گئی، ملتوی نہیں کی گئی، بلکہ یہ لکھا گیا کہ ہم نے انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک نوٹ بھیجا ہے کہ وہ اس معاملے پر از خود نوٹس لیں۔ چیف جسٹس کے پاس جب نوٹ پہنچا، انہوں نے اس پر از خود نوٹس لیا، غالباً 17 یا 18 تاریخ کو انہوں نے از خود نوٹس لیا اور ایک بینچ تشکیل دے دیا جو 2 یا 3 روز کے بعد بیٹھ گیا، اور اس بینچ کی تشکیل کے اوپر آپ کو معلوم ہے 9 رکنی لارجر بینچ بنا، اور 9 رکنی لارجر بینچ بنتے ہی 7 ہو گیا، اور 7 کیونکہ 2 ججز کے اوپر اعتراض عائد کر دیا تھا، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر اس وقت کی حکومت نے، اور یہ اعتراض جو ہے اس کو مزید اسٹرینگتھن کیا دیگر 2 ججز نے۔ انہوں نے بھی یہ رائے دی کہ ان 2 ججز نے کیونکہ اپنی رائے پہلے دے چکے ہیں انتخابات کے معاملے پر، وہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ہی غیر ضروری قسم کا اعتراض تھا۔ 90 روز آئین کے اندر انتخابات کے حوالے سے لکھا ہوا، اور اس کے اوپر کوئی بھی جج جو ہے وہ رائے دے گا تو ایک ہی رائے دے گا، مگر اس وقت غیر ضروری طور پر، خیر پولرائزیشن ہمیں معلوم ہے کتنی زیادہ ہے، 2 ججز نے جب ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ہٹانے کی بات کی گئی تو چیف جسٹس نے 2 کی بجائے 4 کو ہٹا دیا، اور اس طرح جو بینچ ہے وہ 5 ججز پر مشتمل رہ گیا۔ اور اس کے بعد پھر 2 مزید ججز، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی اپنا فیصلہ جو ہے 5 دیگر 3 ججز سے مختلف دیا، تو وہ بھی الگ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 3 ججز پر مشتمل بینچ آگے چلا۔ یہ جو بینچ بنتے اور ٹوٹتے رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی ہے، کیونکہ بار بار اس دوران ایک اصرار کیا جاتا رہا ہے ساتھی ججز کی جانب سے، وکلاء کی جانب سے، سیاستدانوں کی جانب سے، کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ اس معاملے پر ایک فل کورٹ تشکیل دے دیں۔ فل کورٹ تشکیل پائے گا تو معاملات زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آگے چلیں گے، اور سب کے لیے قابل قبول بھی ہوں گے وہ فیصلے جو فل کورٹ کرے گا، جو کہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہمیں جو 3 ججز ہیں ان پر اعتبار نہیں ہے، 17 پر اعتبار ہے۔
तीन भी सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस हैं और उन्होंने भी आइन की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। खैर, हैविंग सेड दैट, ये एक बड़ी रीज़न बनी और जस्टिस काजी फायज ईसा इसमें पेश थे। वो ये समझते थे कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, बल्कि इसमें एक बड़ा दिलचस्प मुझे किस्सा याद आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मुझे याद है मैंने ये रिपोर्ट की थी चीज़ के जस्टिस काजी फायज ईसा का बेंच कराची में लगा और उनकी दरख्वास्त पर लगा। उनके साथ जस्टिस हसन अजहर रिजवी थे। कराची रजिस्ट्री में उन्होंने बैठना था और अचानक से जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से एक खबर आई कि उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है, बल्कि पहले उन्होंने टेक्स्ट किया था, मैसेज किया कि मैं ये समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि आपने शायद फुल कोर्ट बनाना है क्योंकि फुल कोर्ट की दरख्वास्त आपके सामने आई है रिस्पोंडेंट्स की जानिब से इलेक्शन केस के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने फुल कोर्ट बनाना है तो मुझे वापस यहाँ पर बुला लें, मैं अपना शेड्यूल कैंसिल कर देता हूँ और मैं फुल कोर्ट के लिए हाजिर हूँ। कहीं आपके पास ये जवाज़ ना हो कि मैं यहाँ पर दस्तयाब नहीं हूँ तो मेरे अलावा मेरे बगैर ही फुल कोर्ट बन जाए। ये जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा था। बहरहाल इस दौरान फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने उस वक्त फुल कोर्ट नहीं बनाया और जस्टिस काजी फायज ईसा ने उस बारे में अपनी जो राय है उसका इजहार एक ख़त में भी किया, एक नोट था उसमें किया। और आपको याद होगा जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे मुकदमात की फिक्सेशन के ऊपर जब एक तनाज़ा खड़ा हुआ तो चीफ जस्टिस फायज ईसा ने उनको अपने कोर्ट में बुलाया और वहाँ पर उनसे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं डांट डपट उनकी की और वहाँ पर उन्होंने अपने उस ख़त का हवाला दिया, मगर ये नहीं बताया कि मैंने खुद कहा था कि फुल कोर्ट में मुझे भी बिठाया जाए। बहरहाल इसके अलावा जो दो मुख्तलिफ कवानीन थे, बल्कि अब तो तीन हो गए हैं, दो कवानीन, एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 और दूसरा रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। एक कानून जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है क्योंकि ये बाद में बना, इसको अदालत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दे दिया। और दूसरा कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 वो अब भी बरकरार है, ताहम उसको मुअत्तल किया गया है, यानी उसके ऊपर स्टे है। और इसके अलावा नैब तरमीम, आपको मालूम है गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है जिसमें नैब तरमीम को भी टू सम एक्सटेंट, तकरीबन सबको ही, तो कुछ बीच में रह गई हैं, उनको कलअदम करार दे दिया, सेट असाइड कर दिया है। और इसके अलावा जो फौजी अदालतों का मामला है, 9 मई का वाक़या भी इस दौरान हुआ। आपको मालूम है 9 मई को जो इमरान खान साहब हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार क्या, उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे अगवा किया गया है, आप सब ने टीवी स्क्रीन पर देखा होगा। उसके बाद उनको जब ले जाया गया, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया 11 मई को इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने तलब नहीं, मतलब उनको ये कहा गया नायब हुकाम को कि इमरान खान को पेश करें। उनको हुक्म दिया, इमरान खान को जजेस गेट से सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। जब इमरान खान साहब आए, वहाँ पर उन्होंने अपने तारीखी कलमात कहे जो आज भी उनको हांट करने हैं, जिस पर मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये ज्यादती है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस नुक्ते के ऊपर तनकीद का निशाना बना रहा है कि उन्होंने इमरान खान साहब को ये कहा था कि गुड टू सी यू, जो कि उनकी एक, जितने वो तहम्मुल मिजाज के शख्स हैं और जितना वो खुश मिजाजी के साथ लोगों से मिलते हैं, इखलाक के साथ मिलते हैं, वो हर शख्स को ही ये कहते हैं। इवन दो मैंने ये भी अपनी उस वीडियो में बताया था कि साबिक वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, इवन सरदार अयाज सादिक, मुख्तलिफ जो मुझे उस वक्त याद आ रहे थे, मैंने उनका जिक्र किया था कि चीफ जस्टिस ने यही कलमात उन सब के लिए भी कहे थे। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब पेश हुए। इमरान खान साहब का जो केस था, इसको भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सत्तर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 3 रुकनी खसूसी बेंच ने रिवर्स किया। रिवर्स से मुराद मामले को दोबारा हाई कोर्ट तक भेज दिया, जहां पर 9 मई को था कि इमरान खान साहब दाखिल होंगे और जहां पर उन्होंने अपनी वो बेल के लिए पेश होना था, वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे और वही कुछ हुआ। फिर उसी नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की नतीजे में इमरान खान साहब बरी हुए, बरी मतलब उनको रिहाई मिली, उनकी जमानत हुई और फिर दीगर मामलात होने लगे। लेकिन अब 9 मई का जो वाक़या हुआ, 9 मई का जो वाक़या हुआ उस पर काफ़ी आप कह सकते हैं कि नुकसान हुआ। एक नैरेटिव भी बिल्ड किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मन एक काम किया है। उसके ऊपर फिर आपको मालूम है एक झाड़ू फेरा गया और पीटीआई जो है वो ज़ेरे अताब आ गई। फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी उसी के नतीजे में
आई और आज कल इमरान खान साहब अटक जेल में हैं। पीटीआई अचानक से आसमान से ज़मीन पर आ गिरी थी एक 9 मई के वाक़े से, तो इसमें बेनिफिशरी तो ऑब्वियसली सबसे बड़े वही हैं जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते थे बार बार, मगर अदालती दखल अंदाजी के बायस वो ऐसा मुमकिन ना हो सका। लेकिन ऐसा हुआ फिर कि अदालत भी मजबूर हो गई बीच में इंटरवीन करने से, और बाद में जो फौजी अदालतों में उनके केसेस की बात हुई तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया। 9 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी शामिल किया, और पहले ही दिन उन दोनों जजेस ने अपना माइंड डिस्क्लोज किया और उस बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। फिर हमें मालूम है कि एक लार्जर बेंच जो है वो मुतअद्दिद समातें भी कर चुका है, मगर यहाँ पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बहुत कुछ कर सकते थे, मगर वो गुरेजा रहे, वो उन्होंने ऐसा किया कुछ नहीं। अब सबको मालूम है, और फिर उन्होंने इस मामले को डिसाइड भी नहीं किया। ऑब्जर्वेशंस काफ़ी ज़्यादा दी, बड़ी तगड़ी किस्म की ऑब्जर्वेशंस दी, रिमार्क्स दिए, टिकर्स भी चले, खबरें भी चली, फट्टे भी घूमे, मगर हुआ कुछ नहीं। अब वो मामला भी इवेंचुअली लटक गया। इसी दौरान आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया हुकूमत की जानिब से उन मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का भी जिक्र है, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी की अपनी है, जस्टिस साकिब निसार साहब, उनके साहबजादे और न जाने कौन कौन। अब उन ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए हुकूमत ने चीफ जस्टिस को सरपास करते हुए खुद ही एक कमीशन तश्कील दे दिया, जो कि होता नहीं है। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होते हैं उनसे राय ली जाती है, उनसे उनकी असेंट के बाद ही कमीशन तश्कील पाता है। सुप्रीम कोर्ट में जब कमीशन की तश्कील चैलेंज हुई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बिल्कुल देर किए बगैर उस कमीशन को काम करने से रोक दिया, और अभी वो मामला चल रहा था कि हुकूमत ने उस पर एतराज़ात आयद कर दिए बेंच के ऊपर, चीफ जस्टिस बंदयाल इन पर्टिकुलर और जस्टिस मुनीब और जस्टिस इजाज पर। चीफ जस्टिस ने उस पर अपना फैसला महफूज किया, जो 3 माह के बाद जारी किया। अब यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ने वो जो फैसला ताख़ीर के बाद जारी किया है वो भी एक बहुत बड़ी गलती थी, ब्लंडर था अदालत के बिहाफ पे, क्योंकि उस फैसले में तो बहुत कुछ लिख दिया गया, इलेक्शंस का पूरा किस्सा भी बयान कर दिया गया कि किस तरह 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला जो है उस पर हुकूमत ने अदम दिलचस्पी का इजहार किया और काफ़ी हद तक तौहीन भी की अदालती अहकामात की। पहली दफ़ा हमने देखा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर के अंदर कि जलसों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उनके ऊपर तनकीद की गई, उनकी तस्वीर जो है जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी की लगाई गई। बंदयाल साहब के हवाले से बड़ी शदीद और गलीज़ किस्म की नारेबाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया गया, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर लोगों ने नारेबाजी की, और कमरा अदालत के अंदर तक आवाज़ें आती रहीं, मौलाना फजल रहमान साहब, मरियम नवाज साहिबा और न जाने कौन कौन, मगर चीफ जस्टिस खामोश रहे। चीफ जस्टिस के बारे में हमने जैसे कि पहले कहा कि तहम्मुल मिजाजी जो है उनकी ज़ात का एक पहलू है, एक अंसर है जिसकी हमेशा तारीफ़ की जाती है, मगर इसी तहम्मुल मिजाजी ने उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया है। सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब हमारे सीनियर से जर्नलिस्ट, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनको कत्ल कर दिया गया बेदर्दी से, बेरहमी से कीनिया के अंदर। उस मामले पर मुख्तलिफ दरख्वास्तें आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बतौर सहाफ़ी हम लोगों ने भी कोशिश की कि चीफ जस्टिस इस मामले को टेकअप करें, मगर 44 दिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 44 दिन के बाद बिल आखिर चीफ जस्टिस ने उनकी मौत पर अज़ खुद नोटिस लिया, और अज़ खुद नोटिस लिया ना लिया बराबर है, क्योंकि उस पर कुछ भी नहीं हुआ। हर समात पर ऑब्जर्वेशंस आती थी, कभी जस्टिस उमर अता बंदयाल, कभी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, कभी जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, हुआ कुछ नहीं। वो मामला भी फाइलों में दब कर रह गया है। अभी हाल ही में एक चाय के मौके पर हमारे दोस्त हैं सिद्दीक जान, उन्होंने भी उनसे सवाल किया, मुख्तलिफ लोगों ने पूछा तो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ हो जाएगा। इमरान रियाज साहब, इनके दौर के अंदर एक सहाफ़ी जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया, अगवा कर लिया गया, जो भी कहें, मगर किया गया। वीडियोज़ मौजूद हैं किस तरह उनको सियालकोट एयरपोर्ट से हिरासत में लिया जाता है, मगर उस पर मुकम्मल खामोशी रखी। एक दिन ऑब्जर्वेशंस दी, उसी रोज़ हमारी उनसे मुलाकात भी हुई और उसमें भी कहा कि वापस आ जाएंगे, मगर वो वापस नहीं आए। तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
اپنی پاور کا استعمال نہیں کیا جو وہ کر سکتے تھے۔ تحمل مزاجی بے شک اچھی چیز ہے، مگر جب عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو، اور نہ صرف آپ کی عدالت بلکہ ماتحت عدلیہ کے فیصلوں پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور وہ جو بیسیکلی انسلٹ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے۔ پاکستان کے عدالتی نظام کے سب سے بڑے افسر وہی ہوتے ہیں۔ بہرحال اب وہ جا چکے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ہماری نیک خواہشات ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے۔ بلکہ میں نے تو 2 روز قبل ان سے یہ کہا تھا کہ آپ بڑے تحمل مزاج آدمی ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ بڑے برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، ہم صحافیوں کو بڑا آپ نے درگزر کیا ہے، نظر انداز کیا ہے، ہماری غلطیوں کو جو بے جا تنقید ہوتی رہی اس کو بھی برداشت کرتے رہے۔ تو اپنے ساتھ والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی تلقین کریں کہ وہ بھی ایسا رویہ اپنائیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ خیر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اچھے کی توقع رکھنی چاہیے۔ اور میں نے کوشش تو کی ہے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالوں، لیکن یہ ویڈیو کافی طویل ہو چکی ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ خیر آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے اب کل ملاقات کریں گے۔ آپ کو کل جو اوتھ ٹیکنگ ہونے جا رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدر مملکت کے صدر ہاؤس میں، ایوان صدر میں، وہاں پر میں نے بھی جانا ہے، دیگر بھی دوست ہوں گے جو ہم وہاں پر آبزرو کریں گے، وہ آپ کو کل اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔